Hello guys, welcome back. I Kanishka Chaudhary from Futuristic Academy. Now we are going to start with the third part of the chapter structural change, and if you have not seen the previous videos of this chapter part 1 and part 2, go check it out. It is given in the description box below. So now our first topic is urbanization and industrialization. The colonial experience. Industrialization refer to the emergence of machine production based on the use of intermediate power resources like steam or electricity. Industrialization का basic meaning क्या होता है? Heavy industries. हेवी इंडस्ट्रीज या फिर मशीन. इमर्जेंस ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज और मशीन्स विद द हेल्प ऑफ द यूज ऑफ द इंटरमीडिएट पावर लाइक स्टीम और इलेक्ट्रिसिटी. बाय By contrast, a prime feature of industrial society today is that a large majority of the employed population work in factories, offices or shops rather than agriculture. हमारा industrialization का main and prime feature की है is that कि हमारी जो large majority है, हमारे majority of the people should work in factories, shops और offices rather than working in agriculture sector. वो ये कहना चाहते हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्राइम फीचर यही होना चाहिए कि लोग ऑफिस, फैक्ट्रीज, जॉब्स, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ज्यादा देखें rather than एग्रीकल्चर में एम्प्लॉय होना. उसके बाद हमारा थर्ड पॉइंट है ओवर 90%. हाउ मच? 90% ऑफ द पीपल इन द वेस्ट में कौन आ गया? हमारा British side lives in the towns and cities where jobs are to be found and new jobs opportunity are created. 90% of our people जो हमारे वेस्ट के हैं वो कहाँ पे रहते हैं? टाउन्स और सिटीज में उन्होंने अपने आप को इस्टेब्लिश कर रखा है, अपना लाइवलीहुड. क्यों? क्योंकि वहां पे जॉब्स बहुत इजीली प्रोवाइडेड होती है, मिलती है और न्यू जॉब्स अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है. Obviously, क्योंकि towns or cities are more developed and comparatively more developed than our rural areas. Now, we usually associate urbanization with industrialization. In the previous video, part 1, in the previous video, मैंने अच्छे से समझाया था कि urbanization और industrialization का main simplistic meaning क्या होता है. अब हम आगे पढ़ेंगे. इंडस्ट्रियलाइजेशन की डेफिनेशन है जो आपको बाय हार्ट याद करनी है. इमर्जेंस ऑफ हेवी मशीन प्रोडक्शन एंड दिस इज द प्राइम फीचर. एम्प्लॉयमेंट पॉपुलेशन शुड वर्क इन ऑफिसेज, फैक्ट्रीज एंड शॉप्स rather than in agriculture sector. So guys, in this slide we are going to study in India the impact of the very same British industrialization led to deindustrialization in India. सो इस सेंटेंस का ये मतलब बनता है कि जो ब्रिटिश ने इंडस्ट्रियलाइजेशन इंडिया पे इम्पोज करी थी उसकी वजह से हमारे इंडिया में डी इंडस्ट्रियलाइजेशन भी हो गई. एंड डी इंडस्ट्रियलाइजेशन इज नॉट गुड फॉर एनी कंट्री. इसके बाद एंड डिक्लाइन ऑफ ओल्ड अर्बन सेंटर्स. जो हमारे ओल्ड अर्बन सेंटर्स जो इतने सालों से चलते आ रहे हैं हमारे इंडिया के अंदर, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज हो गई, इतनी इंडस्ट्रीज थी वो सारी इंडस्ट्रीज डिक्लाइन हो गई और न्यू सेंटर्स इमर्ज हो गए. Just as manufacturing boomed in Britain, traditional export of cotton and silk manufacture और हमारे इंडिया ने कंपटीशन फेस करा था और हम लोग कंपटीशन में हार गए थे. क्या हो रहा था? डी इंडस्ट्रियलाइजेशन इंट्रोड्यूस हो गई, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन इम्पोज हो गई थी.
उसकी वजह से उसका क्या रिजल्ट हुआ, हमारे जो ओल्ड अर्बन सेंटर्स थे वो सारे डिक्लाइन हो गए और ऑन द अदर हैंड हमारे न्यू अर्बन सेंटर्स हमारे इमर्ज हो गए थे। उसके बाद हमारा जो ब्रिटेन था उसने ट्रेडिशनली एक्सपोर्ट करा कॉटन का और मैन्युफैक्चर करा सिल्क को, जिसकी वजह से हमारा इंडिया डिक्लाइन हो गया इन फेसिंग द कंपटीशन। अब हमारी सूरत एंड मसूलीपट्टनम वर द टू सिटीज जो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन के अंदर डिक्लाइन हुई थी, एंड बॉम्बे एंड मद्रास वर द टू सिटीज जो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन के टाइम बढ़ी थी। यहाँ पे जितने ओल्ड अर्बन सेंटर्स थे वो खत्म हो गए थे और यहाँ पे बॉम्बे एंड मद्रास के अंदर सारे न्यू सेंटर्स इमर्ज हो गए थे। तो आपको इन सिटीज का नाम रिमेंबर रखना है, बिल्कुल याद रखना है। सिटीज कौन सी सिटी थी जो डिक्लाइन हुई, कौन सी सिटीज थी जो इमर्ज हुई, ये क्वेश्चन 1 मार्कर में भी आ सकता है। अंडर ब्रिटिश टाउन्स लाइक तंजौर, ढाका and Muridabad lost their courts and therefore many of their artisans and courtiers lost their jobs। जब ब्रिटिशर्स ने इन सिटीज के ऊपर अपना कंट्रोल इस्टेब्लिश कर लिया, ईस्ट इंडिया कंपनी उन्होंने इन सिटीज के ऊपर इस्टेब्लिश कर दी थी, इसकी वजह से क्या हुआ, जो उन वहां पे जितने भी किंग्स थे, ऑब्वियसली यहाँ पे किंग्स का रूल था, जितने भी किंग्स थे और हमारे एम्परर्स थे, क्या हुआ, उनके जो कोर्ट्स थे वो डिसमिस हो गए, डिसबैंड हो गए थे, उनके कोर्ट्स उनकी कचेरीज डिसबैंड हो गई थी, जिसकी वजह से जो हमारे आर्टिशियंस थे और हमारे कोर्टियर्स थे क्या हो गया, उनकी जॉब्स खत्म हो गई, क्योंकि हमारे किंग्स का जो कोर्ट होता है उसके अंदर इतने सारे लोग एम्प्लॉयड होते हैं और वहां पे जितने भी लोग थे, जैसे ही कोर्ट डिसमिस हुआ, जैसे ही किंग्स को ओवर रूल कर दिया ब्रिटिशर्स ने इन सिटीज के अंदर, हमारे अर्बन सेंटर्स, यहाँ वाले अर्बन सेंटर्स भी डिक्लाइन हो गए थे। लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड इज अबाउट सिटीज। सिटीज में क्या होता था और कैसे होता था, इट इज अबाउट दैट सिटीज, जो सिटीज थी इट हैज प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड ऑन द अदर हैंड आवर अर्बनाइजेशन। उन्होंने एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा था। कौन सी सिटीज ने क्या रोल प्ले करा था, लेट्स स्टडी। जो हमारे कोस्टल सिटीज थी वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है हमारे लिए, क्यों, क्योंकि वहां से बहुत इजीली हमारा चीपली उस टाइम रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट होता था और फिनिश गुड चीपली इंपोर्ट होते थे। सिटीज के नाम याद रखने आपको, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई, दीज वर द थ्री सिटीज, थ्री कोस्टल सिटीज जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी और बहुत ज्यादा फेवर्ड करी जाती थी। क्यों करी जाती थी, क्योंकि यहाँ पे प्राइमरी कमोडिटी, मतलब हमारे प्राइमरी कमोडिटी में हमारे आ जाते हैं रॉ मटेरियल्स। रॉ मटेरियल्स could be easily exported and manufactured good could be cheaply imported, क्योंकि कोस्टल एरियाज में वहां पे शिप्स होती थी, शिप से आराम से सामान जाता था और चीपली एट अ वेरी लो प्राइस सामान वापस भी आता था मैन्युफैक्चर होके। colonial cities were the prime link between the economic center और the core in Britain, जहाँ पे हमारे ब्रिटिश के मैन्युफैक्चरिंग होती थी उसके बीच में और हमारे कॉलोनियलाइज इंडिया के बीच में हमारा सिटीज एक रोल प्ले कर रहा था, क्योंकि वहीं से सामान आता और जाता था टाइम टू टाइम एट अ वेरी चीप प्राइस। सिटीज इन दिस सेंस वर द एक्सप्रेशन ऑफ ग्लोबल कैपिटलिज्म। ग्लोबल कैपिटलिज्म ये वो लोग ये दिखा रहे हैं कि हम लोग ग्लोब से कनेक्ट हो रहे थे, हम लोग दूसरी कंट्रीज से हम अपना कॉन्टैक्ट रख रहे थे और धीरे धीरे उनसे कनेक्ट हो रहे थे। अब हम इसके थोड़े से एग्जाम्पल पढ़ेंगे। जैसे हमारा बॉम्बे जो था उसने बाय 90s हमारे 3/4 एक्सपोर्ट करने लग गया था रॉ मटेरियल, किसको, ब्रिटेन को एक्सपोर्ट करने लग गया था। कैसे, क्योंकि बॉम्बे हमारा प्लान हुआ था और रीडेवलप हुआ था टाइम टू टाइम, जिसकी वजह से वो इतना ज्यादा अच्छा हो गया था, इतना ज्यादा डेवलप और उसके अंदर इतनी ग्रोथ हो गई थी कि उसने इतने सारे रॉ कॉटन प्रोड्यूस कर दिया था। फिर नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा कैलकटा, कि कैलकटा हमारा
जूट एक्सपोर्ट करता था। उसके बाद है हमारा फिर मद्रास, मद्रास हमारा कॉटन, शुगर, कॉफी, शुगर, इंडिगो, डाई एंड कॉटन, ये सारी चीज एक्सपोर्ट करता था। क्या? कॉटन, शुगर, इंडिगो, डाई, कॉफी, ये सब हमारा मद्रास एक्सपोर्ट करता था ब्रिटेन को। हमारा कैलकाटा एक्सपोर्ट करता था जूट, और आपने बॉम्बे तो पढ़ ही लिया, रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करने लग गया था बहुत ज्यादा क्वांटिटी में टू ब्रिटेन। कैसे? क्योंकि वो प्लान हुआ था, उसके बाद वो रीडेवलप हुआ था इसी एम से कि वो और ज्यादा कॉटन एक्सपोर्ट कर पाए। लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड राइट नाउ। अब हमारी स्लाइड है अर्बनाइजेशन की। अब अर्बनाइजेशन का आपको एक सिंपलिस्टिक मीनिंग मैं पहले प्रीवियस वीडियोस में बता चुकी हूं, मैं फिर से बता देती हूं। जब रूरल पीपल ट्रैवल करते हैं टू अर्बन एरियाज फॉर जॉब्स अपॉर्चुनिटी, ये एक सिंपल मीनिंग होता है हमारा अर्बनाइजेशन का। क्या? जब रूरल पीपल, जो हमारे रूरल पीपल होते हैं, जो पहले एग्रीकल्चर में एंगेज होते हैं, जब उनको लगता है उनको और जॉब्स के लिए अप्लाई करना चाहिए, तब वो अर्बन एरियाज में आते हैं और वहां पे जॉब ढूंढते हैं। इसको हम कहते हैं अर्बनाइजेशन। अब हम अर्बनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। अर्बनाइजेशन इन द कॉलोनियल पीरियड सॉ द डिक्लाइन ऑफ सम अर्ली अर्बन सेंटर्स एंड द इमर्जेंस ऑफ न्यू कॉलोनियलाइज्ड इंडिया। जैसे हमने अभी प्रीवियस स्लाइड में पढ़ा था कि हमारे ओल्ड अर्बन सेंटर्स धीरे धीरे डिक्लाइन हो रहे थे और हमारे न्यू अर्बन सेंटर्स इमर्ज हो रहे थे, जिसकी वजह से हमारी न्यू कॉलोनियल सिटीज आ गई थी। कॉलोनियल सिटीज कौन सी थी? कैलकाटा, बॉम्बे एंड चेन्नई। Calcutta was one of the first of such cities. This question can also be arise कि कौन सी पहली सिटीज थी जो कॉलोनियलाइज सिटी हो गई थी और जहां पे न्यू अर्बन सेंटर्स इमर्ज हो गए थे। तो इसका आंसर आपके पास है। उसके बाद अब हम पढ़ेंगे दो एग्जाम्पल्स। अब हम पहले हम पढ़ेंगे 1690s का। एक इंग्लिश मर्चेंट था जॉब कार्नलॉग, जिसने 3 विलेजेस को लीज पे कर दिया था। These were the names of the 3 villages, जिसके वहां पे उसने हुगली रिवर के उधर एक ऑर्डर एस्टैब्लिश करा था कि वहां पे हमारा ट्रेडिंग पोस्ट एस्टैब्लिश होगा। ट्रेडिंग पोस्ट क्यों एस्टैब्लिश होगा? क्योंकि वहां पे रिवर है, ऑब्वियसली हुगली रिवर है, वहां से शिप है, शिप्स खड़ी है, वहां से हम लोग इजिली एक्सपोर्ट कर सकते हैं और चीपली हम लोग चीजें इंपोर्ट कर सकते हैं। इसलिए उसने इंग्लिश मर्चेंट, हिज नेम इज जॉब कार्नलॉग, उसने ये विलेजेस को लीज पे करा था। उसके बाद हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है 1698 का। 8 साल बाद एक फोर्ट विलियम एस्टैब्लिश हुआ था बाय द रिवर फॉर डिफेंस पर्पस। किसके लिए? डिफेंस पर्पस के लिए एस्टैब्लिश हुआ था। लार्ज ओपन एरिया को उन्होंने क्लियर करा था मिलिट्री के लिए, और उस फोर्ट को हम लोग रैपिड ओपन एरिया बनाया गया था, जिसको हम मैदान कहते हैं, और वो एक कोर बन गया था इमरजेंस का, जैसे आपको समझ आया। 1698 के अंदर फोर्ट विलियम एस्टैब्लिश हुआ था। फॉर व्हाट? डिफेंस पर्पस। जो मेनली ओपन एरिया था, लार्ज एरिया था, जिसको क्लियर आउट कर दिया था, उसको मैदान कह दिया था, और उसके लिए किसके लिए? मिलिट्री के पर्पस के लिए। So guys, this is it for today's video, and if you like this video, please subscribe the channel and press the bell icon. And for any online or offline classes, or you have any doubt on any particular topic, you can comment down below, or you can contact on the number given below. And please connect with us on Instagram, Facebook and Telegram. And for understanding the chapter further, you can see all the others part given in the description box below. Thank you. Bye guys.